नमस्कार, मैं हूं परिवेश वात्सेन और आप देख रहे हैं मुद्दा। मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार पर छाया संकट फिलहाल कुछ दिनों के लिए टल गया है। आज फ्लोर टेस्ट होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक के लिए टाल दिया गया। राज्यपाल लालजी टंडन ने अपने भाषण में विधायकों से नियम का पालन करने को कहा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने देश में कोरोना के प्रकोप का जिक्र करते हुए सदन की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेस के 22 विधायकों की ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में इस्तीफा देने की बात है, जिसके बाद से कमलनाथ सरकार पर संकट बरकरार है। बीजेपी ने राजभवन में अपने 106 विधायकों की परेड भी करवाई। इसी बीच मध्य प्रदेश का सियासी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शक्ति परीक्षण की मांग की गई। एक रिपोर्ट देखिए, फिर अपने मेहमानों के जरिए समझेंगे कि सरकार पर कितना खतरा है। मध्य प्रदेश में करीब 2 हफ्ते से जारी सियासी उठापटक के बीच सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने जैसे ही बोलना शुरू किया, बीजेपी के विधायक भी एक साथ बोलने लगे। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरे बीजेपी विधायक राजनीतिक स्थितियों पर बोलने लगे, जिसके चलते सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी अपनी बात कहने लगे। शोरगुल के बीच अध्यक्ष प्रजापति ने देश में कोरोना के प्रकोप का जिक्र किया और इसके साथ ही सदन की कार्रवाई 26 मार्च को सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यपाल लालजी टंडन ने अपने भाषण में सिर्फ एक पैरा ही पढ़ा, जिसे राज्यपाल की नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। राज्यपाल ने भाषण के दौरान कहा कि प्रदेश की जो स्थिति है उससे जिसका अपना जो दायित्व है उसका शांतिपूर्ण, निष्ठापूर्वक और संविधान द्वारा निर्देशित परंपराओं और नियमों के अनुसार पालन करें, ताकि मध्य प्रदेश का गौरव और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा हो सके। राज्यपाल ने सभी सदस्यों को उनके दायित्व और कर्तव्यों के निर्वहन की सलाह दी। कि प्रदेश की जो स्थिति है उसमें जिसका जिसका अपना दायित्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से, निष्ठापूर्वक और संविधान के द्वारा निर्देशित परंपराओं के अलावा नियमों के साथ उसका पालन करें, ताकि मध्य प्रदेश का जो गौरव है, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनकी रक्षा हो सके। कमलनाथ जी की सरकार अल्पमत में है, बहुमत खो चुकी है और इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार को आदेश दिया था। संविधान ने जो उन्हें शक्तियां प्रदत्त की है उसके अंतर्गत के सरकार आज ही मतलब 16 तारीख को ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट करवाए। बहुमत होता तो सरकार को दिक्कत क्या थी, लेकिन मुख्यमंत्री बच रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यह सरकार अब अल्पमत की सरकार है और इसलिए राज्यपाल महोदय के आदेश का पालन नहीं किया, निर्देश का पालन नहीं किया और सरकार रणछोड़ दास बन गई। ठीक है, बाकी सब कुछ होगा, ठीक होगा और कांग्रेस के फेवर में होगा और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के हित में होगा। और जो मध्य प्रदेश की जनता ने हम लोगों को जो दिसंबर 2023 तक जो चुना था, तब तक सरकार चलती रहेगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देर रात राज्यपाल टंडन से राजभवन में मुलाकात की थी। इससे पहले उन्होंने वर्तमान स्थितियों को लेकर राज्यपाल को एक पत्र भी लिखा था। दरअसल राज्यपाल लालजी टंडन ने बीते 2 दिनों में मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने की बात कही थी। इसी का मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 6 पेज का पत्र लिखकर जवाब दिया। राज्यपाल ने अपने पत्र में कहा था कि उन्हें प्रथम दृष्टया लगता है कि ये सरकार अल्पमत में है,
इसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को कहा कि आपके द्वारा सरकार के बहुमत खो देने की बात से ऐसा प्रतीत होता है कि आपने बीजेपी से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ऐसा मान लिया है। इस संबंध में विधिक प्रावधान स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से पृथक हुए ऐसे किसी समूह का संज्ञान नहीं ले सकते जो संविधान की अनुसूची 10 में वर्णित मापदंड 2/3 बहुमत को पूरा नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री ने 6 पेज के अपने पत्र में न्यायालय के कई फैसलों और मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विधायक कर्नाटक पुलिस के नियंत्रण में बीजेपी द्वारा रखे गए हैं और उन्हें तरह तरह के बयान देने को मजबूर किया रहा है। इस स्थिति में फ्लोर टेस्ट का कोई औचित्य नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो कांग्रेस के 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने के बाद 230 सीट वाली विधानसभा में 222 सदस्य रह गए हैं। 2 सीटें 2 विधायकों की मौत के बाद खाली चल रही हैं। ऐसे में बहुमत के लिए 112 विधायकों की जरूरत है। सियासी ड्रामा से पहले कांग्रेस ने 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 सपा विधायक के साथ आने के बाद 121 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। विधानसभा के 114 सदस्यों वाली कांग्रेस के पास 22 विधायकों के इस्तीफे के साथ 92 विधायक रह गए हैं। बाकी के 16 विधायकों के इस्तीफे उसने स्वीकार नहीं किए हैं। वहीं बीजेपी के पास बहुमत से 5 कम 107 विधायक हैं। इस बीच मध्य प्रदेश का सियासी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शक्ति परीक्षण की मांग की गई है। इससे पहले कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के दिल्ली आवास पर रविवार को शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और धर्मेंद्र प्रधान सहित दूसरे बीजेपी नेताओं की बैठक हुई थी, जिस दौरान सभी भावी परिस्थितियों पर विचार के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कानूनी राय भी ली गई। बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि सिंधिया गुट के 22 विधायकों के अलावा सपा बैठक में तय किया गया कि इन 28 विधायकों को किसी भी सूरत में साथ रखा जाए, जिससे कमलनाथ सरकार किसी भी परिस्थिति में विश्वास मत हासिल ना कर पाए। अपने 107 विधायकों पर निगरानी रखने, सिंधिया समर्थक विधायकों से संपर्क साधे रखने और निर्दलीय और दूसरे 6 विधायकों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए बीजेपी ने अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें कांग्रेस के 22 विधायकों को संभालने का जिम्मा ज्योतिरादित्य के पास है, जबकि बीजेपी विधायकों पर निगाह रखने के लिए अलग अलग कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह निर्दलीय और दूसरे विधायकों से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए भी 2 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बड़ा सवाल यही कि मध्य प्रदेश सरकार संकट में है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान साहब पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। वो लगातार कह रहे हैं कि सरकार जो है, कमलनाथ सरकार सदन छोड़कर रणछोड़ सरकार बन चुकी है, सदन छोड़कर भाग गई। जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि कांग्रेस के पास अभी तकरीबन 92 विधायक हैं। तो ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा है वहां तक कैसे पहुंचेगा? 114 बहुमत का आंकड़ा है। और ऐसी स्थिति, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में तोड़फोड़, कमल वर्सेस कमलनाथ ऑपरेशन लोटस जो चलाया गया, उससे जो डैमेज हुआ है उस डैमेज की भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, ऐसा कहना है शिवराज सिंह चौहान साहब का। कांग्रेस सरकार बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने साफ तौर पे कहा है, बहुमत के आंकड़े पास हैं, सरकार स्थिर है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। हालांकि फ्लोर टेस्ट का ये जो खतरा था ये 26 मार्च तक के लिए टल गया है। 26 मार्च को ही सूबे में राज्यसभा के लिए चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर के ये सारी तैयारी की गई है। मेहमानों के जरिए समझेंगे इसको। सबसे पहले मेहमानों से रूबरू कराते हैं आपको। महेंद्र यादव साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय अरोरा साहब हैं, नेता कांग्रेस के। डॉक्टर विजय खेरा साहब हैं, नेता बीजेपी। और प्रोफेसर ब्रजेश हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र यादव साहब, सबसे पहले मैं जरा आपसे ही समझूं, ये क्या चल रहा है अंदर?
देखिए परवेश जी, अब वहां पर स्थिति जो है मध्य प्रदेश में जी, वो इस तरह की है कि जो अभी विधानसभा स्पीकर ने जो फैसला लिया है इसको दो तरह से देखा जा सकता है कि एक तो यह है कि विधानसभा में वो बहुमत के और जो शक्ति परीक्षण है उसके लिए सरकार को टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा साफ तौर पर देखा जा सकता है जी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कोरोना का मामला तो चल ही रहा है, तमाम स्कूल बंद किए गए हैं। स्कूल चालू करने से तो किसी सरकार के गिरने ना गिरने का सवाल नहीं है। तमाम जो शादी ब्याह हो रहे हैं उन पर रोक लगा दी गई है। जो पहले से बुक हैं उनके लिए निर्देश दिए गए हैं कई राज्यों में कि 200 से ज्यादा की गैदरिंग ना करें। तो उस आधार पर इन्होंने ये भी एक जो कारण लिया है जी। और यहाँ पे आप देखें संसद में भी इस तरह की बात उठ रही है, कुछ सांसदों ने उठाई है कि कोरोना के कारण संसद की कार्रवाई को, संसद के जो सत्र है उसको पहले, लेकिन आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं महेंद्र जी। नहीं, तो अब ये दोनों कारण हैं और मुझे लगता है कि अपने अपने जगह पर दोनों सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों ही कारण हैं। अपने आप में उसका फायदा भी लिया जा रहा है और उससे बचने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है क्योंकि बाकी जगह भी सत्रों को खत्म करने की बात हो रही है, संसद में भी बात कही है खुद भाजपा के नेताओं ने। अच्छा, इससे कोरोना वाले डर से बाहर निकले, थोड़ा सरकार को जो डर है कि सरकार कहीं ना गिर जाए, उसमें कितनी सच्चाई आपको दिख रही है? सरकार के सामने तो गिरने की पूरी आशंका है। सरकार के सामने तो, और आपने जो आंकड़ा बताया वो सही बताया कि करीब 92 विधायक ही हैं जो कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस के पास है से मतलब है कि कांग्रेस क्या जो नेतृत्व है, कांग्रेस के जो नेता हैं उनके संपर्क में हैं। अब जो बाकी विधायक हैं वो उनके संपर्क में नहीं है। अब उनके ऊपर सवाल उठ सकता है कि उसमें से कितने हैं, कितने जबरदस्ती ले जाए गए हैं, क्योंकि उनसे संपर्क भी नहीं करने दिया जा रहा है। और जब बंगलौर में थे तो कुछ विधायकों के साथ में यह भी था कि उनके जब घर वाले पहुंचे तो उनको भी नहीं मिलने दिया गया। तो वहां पर मुझे तो एक ये भी लगता था, अब तो चूंकि वो मामला खत्म हो गया है, लेकिन ये दो सरकारों के बीच का भी मामला हो गया कि आपके विधायकों को उठा के हमने दूसरी सरकार उठा के रख ले और वहां यहाँ से मिलने जाए तो वहां पर जो पुलिस है और उसके द्वारा उन सबको रोक दिया जाए। तो एक तरह से एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के विधायकों के बंधक बनाने का भी मामला हो रहा है। इसी का फायदा लेके कमलनाथ कहते रहे हैं कि अब जो है कि हमारे विधायकों को वहां पर बंधक बनाया गया है, ऐसे में विश्वास मत कैसे पेश किया जाए, कैसे पारित किया जाए। लेकिन फिर जो इसके लिए जो उन्होंने बहाना लिया वो तकनीकी आधार पर वो भी अपने आप में सही है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही कारण हैं और दोनों को ही कारणों से कमलनाथ इसको अपने फायदे में भी ले रहे हैं, अपने पक्ष में भी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मतलब तकनीकी तौर पर खतरा टला है। तकनीकी तौर पर फिलहाल तो टल गया है, लेकिन वो कोर्ट के द्वारा होगा। मुझे लगता है कि इस मामले में पूरा ये होना चाहिए था कि जो सिंधिया के समर्थक विधायक थे उनको अगर ये करना था तो उनको सीधा करना चाहिए था कि भाई ठीक है, जब भी विधानसभा का सत्र होना था 16 तारीख को होना ही था, तो जो भी विश्वास मत होता या राष्ट्रपति राज्यपाल का जो अभिभाषण प्रस्ताव पर विश्वास मत रखा, जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है वो रखा जाता, तो उस समय वो सीधे अपनी क्रॉस वोटिंग कर देते तो बात खत्म हो जाती। अब यहाँ पर देखिए राज्यपाल ने भी मामला उलझा दिया है। राज्यपाल वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार अल्पमत में है इसलिए विश्वास मत लीजिए। जब राज्यपाल ये कैसे कह सकते हैं कि अल्पमत में है, जब ये तो फैसला फ्लोर पर जाने के बाद ही होगा। उसके पहले राज्यपाल ये कह रहे हैं, फिर आके वे अभिभाषण भी पढ़ रहे हैं, भले ही प्रतीकात्मक रूप में पढ़ा, लेकिन उन्होंने अपने जो सरकार को मान्यता दी इसके जरिए और उन्होंने अभिभाषण भी पढ़ा और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अल्पमत में भी है। तो ये तीसरा पॉइंट जो राज्यपाल का है ये भी अपने आप में बहुत सही नहीं लग रहा है। ठीक है अरोड़ा साहब, ये शिवराज सिंह चौहान साहब तो कह रहे हैं कि रणछोड़ सरकार हो गई है ये, और ये सदन छोड़ करके भाग गई क्योंकि इनके पास अब आंकड़े हैं नहीं, तो इसलिए तकनीकी तौर पर बहाने कर करके सरकार निकल ली है। प्रवेश जी, अपनों पर शक, दूसरों को कैद की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज चौहान साहब। जहां तक आपने कहा कि छोड़ के भाग गए, आए नहीं, मैं आपके चैनल में आया और मुझे बाहर, मैं खेरा साहब का नाम नहीं ले रहा, कोई मुझे बाहर बंधक बना देता, मैं किस प्रकार से डिबेट में आता? अगर पार्किंग पे मैंने गाड़ी पार्क की, कार्ड दिखाया, मुझे बंधक बना लें, आप हमारे विधायकों को बंधक बना के लेके कर्नाटका में और पुलिस का पहरा लगा दिया और जो उनके पिता मिलने गए विधायक के उनको अंदर जाने नहीं दिया और अरेस्ट कर लिया। ये काहे की लोकतंत्र है?
ये काहे का लोकतंत्र है? अगर इतनी हिम्मत थी, इतना आपको पता था कि 16 विधायक जो कैद किए हैं आपके साथ हैं, तो खुला छोड़ते ना। उनके फोन बंद कर लिया आपने, सोशल मीडिया बंद कर लिया, उनसे कैसे बात करें? तो कमलनाथ जी ने यही पत्र लिखा, और कमलनाथ जी तो एक और खूबसूरती का काम किया, गृह मंत्री को भी खत लिखा। देखिए उसका जवाब नहीं मिला। कितनी शर्म की बात है, एक राज्य का मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री को अपील कर रहा है कि हमारे बंधक छोड़ो, और उस गृह मंत्री का कोई जवाब नहीं आया। ये निंदनीय है, अति निंदनीय है। खैर विजय खेरा साहब, ये जी 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 ये क्या हो क्या रहा है मध्य प्रदेश के अंदर? मतलब ये आप ऑपरेशन लोटस चलाएं, आप कमल वर्सेस कमलनाथ करें, उसके बाद आप सिंधिया साहब को भी तोड़ के ले आए। हालांकि सिंधिया साहब कह रहे हैं कि वहां अब जनसेवा नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो आपके पास आए हैं, और आए तो बहुत सारे लेके आ गए। जो संख्या आपके पास कम थी उसकी पूरी भरपाई भी उन्होंने कर दी। अब क्या होना है? यहाँ 4-5 बातें एक साथ महत्वपूर्ण हो गई हैं जी, मुझे एक एक करके बतानी होगी अपने हिसाब से। बाकी आप समझिए और जनता समझेगी। जी जी। अभी एक सिंधिया जी की बात की, तो पहले तो यही क्लियर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सिंधिया जी अपनी मर्जी से बखूबी आए हैं। क्यों? ये भी कारण हो सकता है कि उनके साथ अन्याय उस पार्टी में लग रहा हो। एक पार्टी में एक आदमी रहता है और हमेशा राजनीतिक ऊंचाई को छूना चाहता है, चाहे वो विधायक से शुरू हो, चाहे पार्षद से शुरू हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, चाहे राहुल गांधी हो। प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहते हैं वो? किस लिए? इसलिए को जाना चाहते हैं। अगर आपने सिंधिया साहब को ये लगा कि जो उनका ड्यू था, जो उन्होंने किया, उनके साथ जाति हो रही है, जाति पे जातियां हो रही हैं, साल भर से हो रही हैं, यहाँ तक कि पिछले 1.5 महीने से राहुल गांधी से 1 महीने से वो समय मांग रहे हैं, राहुल गांधी उनको समय नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये पहला वाक्य नहीं है। दिग्विजय सिंह इस खेल में माहिर हैं। यही काम उन्होंने अर्जुन सिंह जैसे नेता के साथ भी किया था। एक सेकंड में, मनमोहन सिंह 2 की जब सरकार थी, अर्जुन सिंह जैसा आदमी जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट था, उसे कैबिनेट में भी नहीं रखा गया। ये सब दिग्विजय सिंह का खेल है। दिग्गी इस तरह का खेल खेलते रहते हैं और मात भी खाते हैं। मध्य प्रदेश से साफ हो गई थी कांग्रेस उस जमाने में अर्जुन सिंह को डाउन करने से। आज भी स्थिति वही, आपने सिंधिया जी को डाउन किया। नेता हैं, 25-50 विधायक उनके साथ हैं, उन्होंने निर्णय लिया, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। एक बात। दूसरी बात, अभी एक महेंद्र यादव जी ने ये कहा था, कोरोना की बात कर रहे थे। ज़्यादा दूर जाना नहीं, वैसे तो 50 एग्जाम्पल होंगे हमारे पास, वाराणसी की होली से लेके मतलब 20 बातें हैं। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि पार्लियामेंट चल रही है। प्रकोप दिल्ली में है, प्रकोप भोपाल में नहीं है, फिर भी पार्लियामेंट बराबर चल रही है। क्या ये माननीय उन माननीयों से छोटे हैं क्या? दूसरी बात, तो जब पार्लियामेंट यहाँ चल सकती है, एक दिन के लिए आज सेशन बुलाया जा सकता है, तो एक दिन और 4 घंटे सेशन में क्या दिक्कत थी? बिल्कुल सब सामने समझ में आ रहा है, वरना आज भी ना बुलाते आप। आज बुलाया तो कल भी रखते उसको, एक दिन में क्या दिक्कत हो रही थी? दूसरी बात का जवाब ये है, कांग्रेस वाले लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब, कांग्रेस वाले लोग कहते हैं कि आपके पास, क्योंकि वो आपका वो एक्सपीरियंस देखा उन्होंने कि आप सिद्धारमैया की सरकार को गिराए, आप हरीश रावत की सरकार को उत्तराखंड में 2016 में आप उछाल रहे थे। तो क्योंकि वो देखे हैं ऐसा कि आपको अगर मौका दे दिया जाए तो आप तो सरकार गिराने लगते हैं, ऐसा कांग्रेस वाले गोवा गिराया, गोवा गिराया, मणिपुर गिराया, कैसे गोवा कैसे किया हमारा? बोल लिया उन्होंने। देखिए आप, सरकार गिराना नहीं गिराना ये किसी पार्टी के हाथ में नहीं होता है। अगर अल्पमत में सरकार आएगी तो गिरेगी। जो भी विरोधी दल होगा वो हमेशा लाभ लेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। उदाहरणों के तौर पे चलोगे तो अभी सैकड़ों होंगे इस तरह के, और सरकार गिराने से कोई मतलब नहीं। सिंधिया जी चले गए, इनकी तरफ से गए, राहुल गांधी ने बेइज्जती उनकी की, 2 सम पे मरा जा रहा, 22 विधायक उनके पास हैं। अब आया तीसरा आपका, तीसरी बात ये कह रहे हैं कि साहब उनको मिलने नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं वो विधायक, 1 नंबर 2 उनका घर द्वार मध्य प्रदेश में, वहीं के वोटर हैं, उन्हीं पुलिस स्टेशन में उनका घर है। अगर इतना शक है कमलनाथ जी को तो उनकी ही पुलिस है FIR लॉन्च करते अपने ही थाने में, उनके क्षेत्र में, कि वो गायब हैं। क्यों चुपचाप बैठ गए कमलनाथ जी? क्यों उनके परिवार ने FIR दर्ज नहीं कराई? क्योंकि वो जानते हैं कि ये विधायक उनके साथ नहीं आएंगे अब कभी, वो इस्तीफा भेज चुके हैं, वरना वो FIR दर्ज कराते। और गृह मंत्री से जहां तक बात का सवाल है, मैं पूरा बोल लेता हूँ एक एक करके सब। ठीक है, आता हूँ। बातें आपने एक छोटा सा, ठीक है खैरा साहब, एक छोटा सा रिएक्शन ब्रजेश साहब से। ब्रजेश साहब, आपने काफी जनरल क्वेश्चन पूछा कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, तो जनरल लेवल पे ही, एक थ्योरेटिकल लेवल पे मैं इसको एक प्रोसेस देखता हूँ। मध्य प्रदेश उसकी एक कड़ी है, इसके पहले भी हुआ है, इसके बाद भी होएगा।
वो ये है कि जो रूलिंग पार्टी है वो इंट्रेंच्ड हो रही है अपने पावर के हिसाब से, अपने आइडियोलॉजी को लेकर के, अपना इन्फ्लुएंस को लेकर के वो इंट्रेंच्ड हो रही है और होती जा रही है। अभी दोबारा उन्होंने इलेक्शन जीता 2019 में और भी तरीके से। तो सिंधिया साहब भी इसके एक बहुत ज़रूरी कारक हैं, इज़ अ फैक्टर। तो सिंधिया साहब को लग रहा था और एकदम से उनको लगने लगा कि और राहुल गांधी जी ने स्वयं इसको कहा है और मुझे लगता है उन्होंने बहुत सच्चाई से इसका कहा कि सिंधिया जी अपना फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा सशंकित हो गए, डाउटफुल हो गए और वो चले आए। तो ये जो है ये द बीजेपी, मुझे लगता है कि इस देश की राजनीति में अभी 5.5 साल 6 साल ही हुए हैं इस नए दौर में, वो इंट्रेंच्ड हो रही है धीरे धीरे, उसका इन्फ्लुएंस इंट्रेंच्ड हो रहा है। और इससे ज्यादा और सिंधिया जी को जो पहली फुर्सत में उन्होंने उनको जो स्पीच मिला बीजेपी ऑफिस में या भोपाल जा करके, उन्होंने उनके आइडियोलॉजी को टो किया। तो मुझे लगता है कि इट्स अ प्रोसेस जिसमें बीजेपी की आइडियोलॉजी हर लेवल पे, स्टेट पे, सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एंट्रेंच हो रही है एंड मध्य प्रदेश इज जस्ट वन चैप्टर इन दैट। अभी इसका बाद कोई और नेता आएगा जो अपने फ्यूचर को लेकर के शंका में रहेगा, फिर वो बीजेपी को जाएगा और दूसरे स्टेट में भी ये रिपीट हो सकता है। आई थिंक इट्स अ जनरल प्रोसेस और ये होता है, कांग्रेस के जमाने में भी हुआ है। जो ओल्ड ऑब्जर्वर्स हैं जैसे सर बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि कांग्रेस ने तो इन चीजों का एक सीरीज लगा दिया था सरकार तोड़ने का और नेताओं को अपने में वापस लेने का। ये सत्ता की ताकत है जी, धमक है कि सत्ता जो ताकतवर है उसी के बल पर सब कुछ चलेगा। वही अपने तरीके से हिंदुस्तान में हर सरकार को अपने तरीके से ऑपरेट करेगी। हालांकि जहां जहां भी एंटी बीजेपी फोर्स की सरकार है वो सरकार खतरे में खुद को महसूस करती है। लेकिन सवाल ये है, एक बड़ी अच्छी सवाल आपने खींची क्योंकि आपने कहा कि वो आइडियोलॉजी इंट्रेंस है ना, तो वो इंसिस्ट जो करने की जो बात होती है, वो जो पावर का जो सवाल होता है, इस पावर के सवाल में नेता फंस जाते हैं, विधायक फंस जाते हैं और फिर ये सरकार अस्त व्यस्त होती है। खैर नहीं, मैं एक चीज जोड़ूंगा इसमें। आपने जो कहा ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। मतलब मिजाज है ऐसा, राजनीति का ऐसा मिजाज है कि जहां जो पावरफुल है। दुनिया में जब एक पार्टी एंट्रेंच होता है, पावर अपने को लेता है, तो वो हर लेवल पे एंट्रेंच होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोविंशियल लेवल, नेशनल लेवल, वो होता है। पॉलिटिक्स इज अबाउट दिस। पॉलिटिक्स में कोई वहां साधु बन करके बैठने के लिए तो नहीं आया, पावर को ग्रैब करना है और उस पावर को यूज करना है अपने पॉलिसीज को रन करने के लिए। इसको मायावती जी ने बहुत पहले कहा था कि मैं पावर हंग्री नहीं हूं। ऑब्वियसली मैं पावर हंग्री हूं क्योंकि मुझे पावर ले करके, ग्रैब करके, छीन करके अपने लोगों का काम करना है। क्यों नहीं मैं पावर हंग्री होंगी? तो ये कोई गलत चीज नहीं है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ पॉलिटिकल प्रोसेस। और लेकिन उसका एक दूसरा रूप ये भी है कि अगर आप पावर हंग्री हो जी, तो फिर जो कहते क्या कि प्रजातंत्र में जनता के द्वारा सरकार चलती है, फिर तब तो आप उस स्ट्रक्चर पे हैमरिंग कर रहे हैं, आप उस स्ट्रक्चर को ही तो आपने डिमोलिश कर दिया। यू सी, अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, आई एम नॉट टेकिंग साइड्स हियर, बट मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो जो मैंडेट है वो एकदम इक्विवोकल है दोनों तरफ से। तो जितना ये तो एक रेशियो है, ठीक है, एमपी एक रेशियो है, बट अदरवाइज आप दूसरे स्टेट में देखें, गोवा में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, वहां वो जो रेशियो था कि बहुत मेजर गैप था। गैप के बावजूद अगर कोई इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, कोई अगर इंट्रेंच कर रहा है, तो वो एक दायरा बढ़ा रहा है। हाँ, वो वही कर रहे हैं कि पावर का दायरा बढ़ रहा है, जिसके पास जितना पावर है वो पावर बढ़ा रहा है। विद इन द लार्जर एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर ये काम होते हैं तो अलग अलग से हो रहे हैं, बट वो जो आपका इन्फ्लुएंस है वही स्पीक कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको बहुत बुरा नहीं मानता। ठीक है, हम चर्चा कर रहे थे कि ये राजनीति का ये जो मिजाज है, हालांकि ये कोई आज नया नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो नया नहीं है। इससे पहले लगभग हर सूबे में, हर राज्य में इस तरह की तस्वीर बनती उभरती दिखी कि केंद्र में जिसकी सरकार है वो सरकार अपने तौर पर तोड़फोड़ करती है और अपने पावर का इस्तेमाल करती है, और इसे एक तरीके से कहा जाता है कि पावर हंग्री, पॉलिटिक्स में से कहते हैं पावर हंग्री। और वो जनता, हालांकि इसे स्वस्थ लोकतंत्र में इसे कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में सब कुछ जायज है। अरोड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। क्या परिवेश ये प्रजातंत्र है? अभी मैंने प्रोफेसर ब्रजेश जी को सुना, पावर हंग्री की बात की, और वो उन्होंने कहा कि हम साधु बनने नहीं है राजनीति में। तो क्या राजनीति ये सिखाती है
जोर जबरदस्ती, गुंडागर्दी, बंधक बना के, ये कहाँ का न्याय है? पहली बात, खेरा साहब ने बात रखी कि सिंधिया जी की महत्वाकांक्षा थी, वो वहाँ फिल नहीं हो पाई, इस प्रकार से उनको पद की लालसा थी। तो इन्होंने अच्छा उत्तर दे दिया। मैं सवाल करता खेरा साहब से, पूछता ऐसा क्या हुआ, कौन सा प्रलोभन दिया जिस प्रलोभन से वंचित थे वो, जो प्रलोभन इन्होंने दिया, जिस प्रकार से उनके साथ विधायक इस्तीफा दे के आए और उन्हें फट राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया। ठीक है। इसके अलावा भी कोई डील? ठीक है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं अरोड़ा साहब आपको कि भारतीय जनता पार्टी, इतिहास गवाह है, भारतीय जनता पार्टी आज जो भी कर रही है, कांग्रेस को कांग्रेस की भाषा में जवाब दे रही है। ये इतिहास गवाह है। ये ब्रजेश साहब भी अभी कह रहे थे कि जो मिजाज रहा है ना, वैसा ही आप करते थे। एक दौर में इसी तरीके से कांग्रेस करते थे कि कांग्रेस पावर ऐसे ही ग्रैब करती थी। इसीलिए हिंदुस्तान के हर सूबे में कांग्रेस की सरकार होती थी या कांग्रेस अलायंस की सरकार होती थी। महेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? परवेश जी, देखिए, निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं, या सबको देखने में भी आ रहा है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ही भाषा में जवाब दे रही है। सवाल यह है कि ये जवाब सिर्फ कांग्रेस को नहीं है, सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच का मामला नहीं है। ये सवाल या जो है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों जनता के लिए भी जवाब दे रही है। सवाल यह है कि आप एक पार्टी के नाम पर वोट लेते हैं और सीधे सीधे दूसरी तरफ चले जाते हैं। जनता के द्वारा चुनी वो सरकार, जहां किसी को बहुमत ना मिला हो, वहां पर तो एक समझ में आता है कि मजबूरी भी होती है कि किसी तरह से सरकार बनानी है, बार बार चुनाव नहीं कराए जा सकते। तो वहां पर आप किसी दूसरे दल से, कुछ और सहयोगी दल से या निर्दलीय के दल से सहयोग से आप सरकार बनाएं, वो तो एक वाजिब होता है। लेकिन सीधे सीधे दूसरे विधायकों के दल को आप तोड़ लें और बाकायदा टूटने के पहले उनको राज्यपाल भी एक अलग एंटिटी के रूप में मान्यता देने लगे, उनकी बात सुनने लगे या उनकी तरफ से जो पक्ष रखा जा रहा है उसको मानने लगे। सवाल यहाँ पर ज्यादा पैदा होता है। दूसरी बात जो ब्रजेश जी ने कही कि ये राजनीति का मिजाज है, देखिए, राजनीति का मिजाज भले ही आप कहें, लेकिन राजनीति में और संविधान में एक ढांचा भी बना हुआ है, उस दायरे के अंतर्गत कुछ होना चाहिए। वरना फिर तो अगर यही है कि राजनीतिक दलों को सत्ता चाहिए, तो फिर तो आप अपने समर्थकों की फौज लीजिए, हथियार लीजिए, जाके किसी भी विधानसभा पर कब्जा कर लीजिए। हमारे पास पावर है, ईवीएम कैप्चर नहीं, क्यों सीधे विधानसभा पर कब्जा कर ले, सीधे राजभवन पर कब्जा कर ले। कोई दूसरा दल आएगा आपसे ताकतवर, तो वो कब्जा कर लेगा, वरना आपका चलता रहेगा। अभी बात कर रहे थे दल बदलने की, दूसरे दल पर जाने का कानूनी अधिकार है और ये प्राविधान इसीलिए रखा गया है कि कोई पार्टी अपने विधायक या सांसद को बदुआ मजदूर बना के ना रख सके। अगर वो अगर वो गलत रास्ते पर जा रहा है, अगर पार्टी गलत निर्णय ले रही है या कोई भी कारण उसको ऐसा दिखाई देता है, तो ये प्राविधान सिर्फ इसीलिए ही रखा गया है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इतिहास ये तय कौन करेगा, ये तय कौन करेगा? खैरा साहब, हम ये कह रहा हूं कि इसीलिए प्राविधान है, इसीलिए वो जाते हैं, ग्रुप बना के लोग जाते रहे। पहली बार नहीं है, नहीं तो ये प्राविधान समाप्त क्यों नहीं किया जाता? लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार काम करती है। जनता ने मान लिया जाए कि खैरा साहब को विधायक बना और खैरा साहब की नुमाइंदगी ली। अब अगर खैरा साहब को तोड़ करके, अगर भारतीय जनता पार्टी में खैरा साहब को तोड़ के मैं कांग्रेस में शामिल कर दूं और कहूं कि खैरा साहब ने तो भाई वहां अपने आप को घुटन महसूस किया और यहां आ गए, तो ये फिर क्या है? सर, ये अधिकार संविधान में है, कानून में है और जनता ने दिया है। योगी सरकार के बीच में कांग्रेस की तरफ मुझे सेंटेंस पूरा करने दीजिए महेंद्र भाई, सेंटेंस आप समझ नहीं पाएंगे नहीं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये तीनों जगह से वैलिड है, क्योंकि जो चुनाव लड़के आता है, पार्टी के सैकड़ों लोग हार जाते हैं, आधे से ज्यादा लोग खुद के व्यवहार पर, खुद की सेवा पर, खुद के विचारों पर जो वो स्पीचेस देते हैं, उससे जनता प्रभावित होती है। इस तरह से हारते भी व्यक्तिगत और पार्टी से जीतते भी हैं, दोनों तरह की बातें होती हैं। इसलिए ये प्राविधान अगर गलत है तो समाप्त होना चाहिए। जब तक ये प्राविधान है, कांग्रेस ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस ने तो प्रधानमंत्री बदले दो चरण सिंह को समर्थन दिया और फ्लोर पर जाके बिल्कुल समर्थन पहले ही विड्रॉ कर लिया। चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया, पूरा देश के साथ तबाही का खेल खेला है। आप कह रहे हैं यहाँ तो विधायक खुद से चले गए। और दूसरी बात, अभी गवर्नर साहब पे जो आरोप लगाया था वो भी क्लियर कर दूं, अल्पमत में है कि नहीं है, इस बात के लिए फ्लोर पे बुलाया गया है।
इस बात के लिए नहीं बुलाया गया। बंधक छोड़ दो, बंधक हम कर देते, बंधक ले आते। बंधक का इलाज हो चुका है, आप FIR लिखा अगर गलत है तो आप बंधक ले आते छुड़ा के ना जी, गलत चार्ज ले आते बंधक छुड़ा के। अरे हम क्यों लाए? आपको अगर तकलीफ है, बंदा आपने किया, पुलिस आपके पास, जीतू पटवारी को मिलने नहीं दिया, आप बजाय एक पिता को नहीं मिलने दिया, वो नहीं मिलने दिया, क्यों नहीं मिलने दिया? मैंने नहीं मिलने दिया। ब्रजेश जी कुछ कहना चाहते हैं, ब्रजेश जी कुछ क्यों रोका गया? सर आप देखो मीडिया में, सर कर्नाटका में नहीं मिलना चाहते हैं सर। मतलब की बात करो, क्यों भाग गए फ्लोर से? ठीक है, ठीक है। गृह मंत्री को क्यों लिख रहे हैं? थाने में रिपोर्ट लिखाई है उसी क्षेत्र के, अगर आप सही हैं तो। अब गृह मंत्री को लिखने से क्या फायदा? ठीक है। कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाएगा। जो के बीच का मामला है, मध्य प्रदेश की पुलिस, कर्नाटक की पुलिस पर, मध्य प्रदेश की पुलिस का मामला है। तो कर्नाटक कैसे रोक रही है? कानून नहीं जानते। नहीं सर, कर्नाटक, अरे आप पहले कानून पढ़ो, आप जाके बात करो। आप कानून पढ़िए, पहले कानून पढ़िए, उठा के ले आए, कानून उठा के लेके घर से, पहले आप उठा के ले गए। कर्नाटक से कोई मतलब नहीं, रुक जाइए, रिपोर्ट मध्य प्रदेश मान गए, लॉ पढ़िए पहले आप, लॉ पढ़िए आप, कोई उठा के नहीं ले गया, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ, बनाया अपनी मर्जी से। कौन बंधक बना? थोड़ा रुक जाइए अरोड़ा जी। अभी पहले सुप्रीम खेरा साहब रुक जाइए ना, खेरा साहब 24 घंटे में फ्लोर पर टेस्ट होना चाहिए। खेरा साहब ठीक है, भाग गए, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए ना, ठीक है, रुक जाइए। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं या डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी तो परवेड करता है सोसाइटी के हर लेवल को, उसको आप बाउंड नहीं कर सकते कि इस लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे तो डेमोक्रेसी होगा पार्लियामेंट पे, पर डिस्ट्रिक्ट पे नहीं होगा, स्टेट पे नहीं होगा। सो डेमोक्रेसी है, पार्टी का भी इंटरनल डेमोक्रेसी है। आप किसी पार्टी का टिकट पर आप MLA बन गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट वहां एक इंस्टीट्यूशन के लॉज होते हैं, इंस्टीट्यूशन का मतलब ही होता है लॉज। और सबसे पहले सिंधिया जी बहुत ही मेथोडिकली इसका बारे में वो गए हैं, ही इज बीन वेरी मेथोडिकल। उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम जब चुनाव जीत के आए तो हमारा एक मैनिफेस्टो था, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, कोई पत्र, घोषणा पत्र था जिसमें ये चीज लिखी हुई है, एंड वी आर बाउंड बाय इट। अब मेरी पार्टी, मेरी सरकार एट डिफरेंट लेवल्स ये काम नहीं कर पा रही है, मेरे याद दिलाने के बावजूद नहीं कर पा रही है, तो क्या पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी में मुझे हक है रिबेल करने का या प्रोटेस्ट करने का, क्या नहीं है? अगर नहीं है तो बताइए, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है? तो अच्छी बात यह है अरोड़ा सर, अच्छी बात यह है हमारे देश में कि डेमोक्रेसी हमारा धीरे धीरे और लाउड हो रहा है और इन चीजों पे बातचीत हो रही है। जब जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया वो इसी तरह के बातचीत का नतीजा था, एंड देयर इज अ लॉ इन प्लेस। किस तरह से अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, खुद बोला विधायकों ने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा। आपने बोला प्रलोभन, आपने बोला बिल्कुल नहीं, प्रलोभन राहुल गांधी के लिए बोला, राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने, राहुल गांधी के लिए बोला। अरोड़ा साहब, खेरा साहब, दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए दोनों। ये बोला, राहुल गांधी के रेफरेंस में बोला था उसी संदर्भ में कि राहुल गांधी की जैसे महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है, हर आदमी जो राजनीति में होता है उसकी महत्वाकांक्षा। नहीं, मैं सवाल करूंगा, उसका जवाब दीजिएगा। मैं सवाल करूंगा, उसका जवाब। अरोड़ा साहब, मैं सवाल करूंगा ना, उसका जवाब दीजिएगा। महेंद्र जी, मुझे ये समझ में आ रहा है, जो हो रहा है वो तो सबको दिख ही रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तो सांसद है, विधायक नहीं है, सांसद भी नहीं है, विधायक भी नहीं है। दरअसल दिक्कत यहीं पर शुरू हो गई कि वो तो सांसद नहीं बन पाए। दूसरी बात मैं ये कहने जा रहा हूं कि इनके साथ में जो 22 विधायक जा रहे हैं, मान भी लिया कि वो 22 पूरे उनकी तरफ सहमत हैं, तो एक तो ये सीधे विधानसभा में क्रॉस फ्लोर जब वोटिंग होती तो क्रॉस वोटिंग कर सकते थे। दूसरी बात में राजनीतिक परिणामों के दूसरे क्रॉस वोटिंग का इस्तीफा दे दिया तो वोटिंग कैसे करेंगे? आप पहले बात तो समझिए। तो 16 का तो स्वीकार भी नहीं हुआ, वो कह रहे हैं उससे पहले, महेंद्र यादव जी वही कह रहे हैं ना कि उससे पहले क्रॉस वोटिंग कर देंगे आपको। स्पीकर ने बुलाया है, ठीक है, ये प्रोसेस है, उनका निर्णय है वो तो। स्पीकर का विधानसभा अध्यक्ष का स्पीकर सिस्टम है, वो कह सकते हैं, बुला सकते हैं। लेकिन मैं ये समझ निर्णय संविधान में लिखा हुआ है। देखिए ठीक है, सिंधिया जी भाजपा में चले गए और अपने साथ में इतने विधायकों को ले आते हैं। मैं इनका भविष्य देख रहा हूं कि चलिए सिंधिया जी तो किसी तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे, राज्यसभा में पहुंच जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। भाजपा में रहते हुए अपने गुट को,
अलग कैसे रख पाएंगे और उनका संरक्षण कैसे कर पाएंगे। उपचुनाव जब टिकट वितरण होगा या कोई मामला होगा तो ये अपने लोगों का अलग से डिफेंड करेंगे, या जो भाजपा के तमाम नेता हैं जो पहले से उनको सब मिलकर सब करेंगे। ये 22 विधायक क्या सोच के जा रहे हैं, मुझे इनकी राजनीतिक समझ पर, अगर ये अपनी मन से गए हैं तो मुझे बड़ा इनकी राजनीतिक समझ पर बहुत शंका पैदा हो रही है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ये लोग एडजस्ट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि अगर ये सारी 22 सीटों पर उपचुनाव भी हो जाएंगे तो शायद खुद सिंधिया 22 पर अपने इन लोगों को टिकट नहीं दिला पाएंगे। तो इसलिए सवाल उठता है कि 22 विधायक हैं, इनको आके पहले अपना स्पीकर के सामने अपनी तरफ से बताना चाहिए, स्पीकर को आश्वस्त होना चाहिए कि हाँ ये स्वेच्छा से गए हैं, और क्योंकि साफ दिख रहा है कि उनका इसमें बहुत बड़ा नुकसान है अगर राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब से। ब्रजेश साहब अरोड़ा साहब आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, के सामने आके बताना चाहिए। ब्रजेश मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 22 या 26 या जितने भी प्लेयर्स हैं, जो एमएलएज हैं, जो अभी सेंट्रल प्लेयर्स हैं वहाँ, उनको हम एकदम से इतना भोला भाला या उनको इन्फेंटाइल न मान लें, उनके प्रति हम इस तरह से ज्यादा हेल्पफुल न हो जाएं। आई थिंक वो अवेयर हैं, वो जानते हैं, और कोई एमएलए है तो वो इस तरह का नहीं है। दूसरी बात, आई थिंक कि किसी भी पार्टी में, एक डेमोक्रेटिक पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, उसके रूल्स हैं, पार्टी के अंदर रूल्स हैं, और हर एक एमएलए को, हर एक पार्टी फंक्शनरी को ये पूरा हक है कि वो उसको एक्सरसाइज करे, और ये 22 एमएलए जो हैं उसका एक्सरसाइज कर रहे हैं, यू सी। और ये पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हो रहा है, नहीं तो वो तो सीधे बीजेपी में आ जा सकते, नहीं आ सकते, क्योंकि एक एंटी डिफेक्शन लॉ इन प्लेस है। आगे अगर इसमें और कहीं ढील या फ्लेक्सिबिलिटी नजर आएगी, जिसको हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहेगा कि इसको और हम सख्त करें, तो उसके लिए अलग से रूल बनाए तो रूल बनेगा। अभी फिलहाल एक एंटी डिफेक्शन लॉ है जिसके तहत ये 22 के 22 बीजेपी में नहीं जा सकते। उनके पास चॉइस यही है कि वो फिर से लोगों के पास जाएं और कहें उन्होंने क्यों कांग्रेस को छोड़ा, क्यों कांग्रेस से उनका क्या प्रोटेस्ट है, क्या रिबेल है, उसके बाद में वो फिर चुन करके आए। वो इन चीजों को जानते हैं, तो उसमें तो अपने अधिकार के उसके साथ आके हमसे मिलिए, वो तो मिलेंगे, आखिरकार वो मिलेंगे। डॉक्टर साहब जी, स्पीकर ने उन्हें कॉल किया, वो नहीं आए, और जहां तक आपने कहा कि वो जो विधायक हैं वो मूर्ख नहीं है, चुन के हैं और कैपेबल हैं, अगर किसी को बंधक बना दिया जाए, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, और जब मैं बंधक हूं, मेरे फोन छीन लिए जाएं, बाहर पुलिस का पहरा हो और मुझे डराया धमकाया जाए, अगर मैं बंधक हूं, जो मुझसे कहलवाया जाएगा मैं वो बोलूंगा। जब मैं बंधक हूं, ये कैसे उनके अधीन हूं, ये कैसे पॉसिबल है? उनके अधीन हूं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने बिल्कुल बंधक हैं। हमने तो गृह मंत्री, अच्छा क्यों नहीं, कमलनाथ कह रहे बंधक, तो बंधक हो गए। अगर बंधक नहीं है, अगर डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से इत्तेफाक, चलो इत्तेफाक, अगर मुख्यमंत्री राज्य का देश के गृह मंत्री को पत्र लिखता है कि हमारे 16 विधायक बंधक हैं और इन्हें छोड़ा जाए या छुड़वाया जाए, आप हमारी मदद करें, वो बंधक नहीं है तो जवाब तो दें। एक गृह मंत्री ना छुड़ाए, लेकिन वो ये तो कह सकते हैं जैसे आपने बोला। अच्छा, आप देखो, आप तो अच्छा, आप अननेसेसरी के सवाल करें, उसमें गृह मंत्री आपको बैठ के जवाब देते रहे। देखिए, आप अननेसेसरी के सवाल करें। अगर आपको लगता है बंधक हैं, किसी ने कब्जा कर लिया, किसी ने उठा के किडनैप कर लिया, तो आपके पास पुलिस स्टेशन है ना साहब, सबसे पहले आप जाइए पुलिस स्टेशन। हम तो वहां सुनिए, वो आपका ही पुलिस स्टेशन है, वो किसी और का थोड़ी आपका है। मध्य प्रदेश में लिखी जाएगी एफआईआर, यार फिर वहीं आ गए, पता नहीं ये क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश में लिखी जाएगी। कानून तो सीखो पहले। अरे कानून लॉ, आप लॉ से चल रहे हो, मुझे मालूम है आप लॉ से चल के आपने बंधक यहां नहीं बनाया, आप कानून जानते थे, इसलिए आप स्वीकार कर रहे हो। आप कानून से बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि आपको पता था कि मध्य प्रदेश में बंधक बनाएंगे। सुनिए, अच्छा, मुझे एक चीज बताइए। अच्छा, अरोड़ा साहब मुझे, और आपने जानबूझ के, अरोड़ा साहब मुझे एक चीज बताइए। अच्छा, अरोड़ा साहब मुझे एक चीज बताइए, आपको कांग्रेसी विधायक राजस्थान क्यों भेजने पड़े, जयपुर क्यों भेजने पड़े? सरकार वहां अभी भी आपकी ही है, पुलिस पूरा सिस्टम आपका है, हर लोग आपके हैं, फिर क्यों लेना पड़ा आपको? काश भविष्य में हमारा गृह मंत्री होगा, हमारी सरकार होगी, जब बात करेंगे। अभी तो देश में जैसे दिल्ली में, अच्छा, मतलब वो पुलिस आपके भरोसे की नहीं है, वो पुलिस आपके भरोसे की नहीं है। आप पुलिस नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं बताइए, वो पुलिस मध्य प्रदेश सरकार के भरोसे की नहीं है? देखिए, दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। जिस प्रकार से केंद्र में सरकार इनकी है, भारतीय जनता पार्टी की, ये अपने विधायक
जहां हरियाणा में इनकी सरकार है, मानेसर में लाए, इनको अपनों पे भी यकीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनसे भी तो आप सवाल करें कि आपको क्या आवश्यकता पड़ी थी। नहीं, तो हमें तो डर पड़ी थी, वहां उन्हें डर है कि उनकी सरकार नहीं है, वो जहां उनकी सरकार है वहां वो सेफ जोन में लाके रख रहे हैं, ये उनके साथ एक है। देखिए, हम अपने फॉग को साथ रख सके। हमारा हर पार्टी का अपना गुट होता है, फॉग सही शब्द है, ग्रुप होता है, उसको हम साथ रख सके। अपने विधायकों को, अब तो 16 छोड़ दो। एक सेकंड, आप अपनों को साथ नहीं रख सके। और डिफेक्शन की आप बात कर रहे हैं तो एक बात और बता देता हूं मैं, कांग्रेस का तो इतिहास यही है, इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री पद से जब हट रही थी तो कांग्रेस छोड़ के नई कांग्रेस बना ली थी उन्होंने, अलग गुट ले जाकर। तो ये तो कांग्रेस में होता ही रहता है, अपने परिवार की बात करो। उस समय वो तो सही है कि कांग्रेस के तरीके में आज भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है। ये कोई नया नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस में इमर्ज हो रही है। दूसरी बात, इसका मतलब एक मिनट प्रवेश जी, आपने तो बड़ा अच्छा प्रश्न कर दिया, मेरे नेत्र खोल दिए। इसका मतलब एक मिनट, खेरा जी लगता है जाते ही हमारे साथ आज इस्तीफा देके कांग्रेस से बैठ जाएंगे, इमर्ज हो जाएंगे, जैसे आपने बोला। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को कांग्रेस के तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज जवाब हमारे तरीका इनको अच्छा लग रहा है, बस एक हमारा तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप इसे ही पूछिए। एक लाइन में मैं जवाब दे देता हूं। आपने छोड़ने आने की बात करी, जो लोग चले गए, दल छोड़ के आ गए, दल बदले हो गए, फलाना। एक ही लाइन में मैं आपको जवाब दे देता हूं। जैसे आपने खेरा का नाम लिया, जैसे मैं गांधीवाद में विश्वास रखता था, कांग्रेस ने रास्ता छोड़ दिया, हमने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि मैं दिल नहीं बदल सकता था, इसलिए गुजरात के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, असम के विधायक इस्तीफा देने के रास्ते पर खड़े हैं, झारखंड के विधायक कार्यकारी अध्यक्ष आप पे सवाल कर रहे हैं कि सुप्रीमो मिलता नहीं है। ये क्या हो रहा है? आप अपने घर को तो ठीक नहीं कर पा रहे हैं और लगे साहब आप बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप परिवेश जी, इनका घर कौन सा ठीक है? इनके घर को हमारा नहीं, अपना ठीक कर लो, मेरा खराब रहने दो साहब, हमारा खराब रहने दो। अभी आपने उदाहरण दिया था, परिवेश जी, दोनों एक दूसरे को जवाब देते हैं। इनको जवाब देना चाहिए, आपको इनको जवाब देना चाहिए, हमें इनको जवाब देना चाहिए, जनता को। लेकिन इनके लिए ये बहुत सुविधाजनक रहता है कि ये एक दूसरे को जवाब दे लेते हैं और स्टैंड का काम इनका हमारी मजबूरी है। जनता को जवाब दे ना, सबसे बड़ी दिक्कत बात है कि इन्होंने राजनीति को एक क्रिकेट के गेम की तरह बना दिया है और ये चाहते हैं कि जनता भी इसको इसी रूप में आनंद ले कि देखिए ये जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं। इन्होंने इन्होंने क्या छोड़ दिया, उस रूप में इसको बना दिया गया है और जनता भी उसी रूप में काफी हद तक फैलने लगती है। एक दौर में कांग्रेस एक दौर में टेस्ट मैच खेलती थी, आज बीजेपी 2020 खेल रही है, 2020 खेल रही है आज बीजेपी। एक मिनट प्रवेश जी, मेरे से ना मैं एक सेकंड, डॉक्टर साहब आप बोलेंगे क्योंकि मैं लंबा बोल जाऊंगा, मैं शॉर्ट कर देता हूं 2 लाइनों में खेरा साहब के लिए। फिर वही दिल की गुजारिश, खेरा साहब, फिर वही दिल की गुजारिश, फिर वही उनका गरूर, फिर वही उनका गरूर, फिर वही उनकी शरारत, फिर वही उनकी शरारत, फिर वही मेरा कसूर। कोई बात है? आप शरारत खुद करते हो, हमारे मतलब खुद कांग्रेस पार्टी इसमें माफ करना, भाजपा पार्टी, सर भाजपा रुकिए आपके विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एकदम आंख मूंद कर बैठी है। आपने क्वेश्चन शुरू किया कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है। ये यंग कंट्री है, पिछले 2 साल से 3 साल से 4 साल से इस देश के कान पक गए हैं ये सुन करके कि कांग्रेस में जो above 60 लीडर्स हैं वो कब थोड़ा सा समय, थोड़ा सा स्पेस 20%, 25% यंग लोगों को देंगे जो 30s, 40s, 50s में हैं। ये पिछले कितने सालों से हमारे कान पक गए हैं। दिस इज व्हाट एवरीबडी इज सेइंग। ये कांग्रेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ऑपोजिशन पार्टी है, 130 इयर्स ओल्ड पार्टी है कि थोड़ा सा लोगों की बात को सुने। इतना यंग कंट्री है। ये भी है, अरोड़ा साहब प्लीज, ब्रजेश साहब, ये भी है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद करती है। आप राज्यसभा चुनाव में देखिए, जो लोग को जो बीजेपी के जो लोग थे जिनको टिकट दिया या विधायकी में जिनको टिकट देती है वो उन्हीं के परिवार के लोग होते हैं और परिवारवाद पर लगातार हमला करती है। और ये भी कहा सिंधिया परिवार अपना परिवार वापस आ गए, वहां भी परिवार की बात करें। मैं आऊंगा। परवेश जी, इसमें इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ डिग्री। जैसे बीजेपी इसलिए कह पाती है कि वो कहते भी हैं कि जब अमित शाह जी प्रेसिडेंट थे तो किसको पता था नड्डा साहब आएंगे, अभी नड्डा साहब प्रेसिडेंट रहेंगे किसको पता है कौन आएगा। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं, किसको पता था, किसी को भी पता था कि योगी जी कभी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं?
मुझे तो नहीं पता था, पॉलिटिकल एनालिस्ट को पता नहीं था। हरियाणा में खट्टर साहब को कोई पॉलिटिकल लीनेज नहीं है वगैरह वगैरह। शिवराज सिंह चौहान इट्स अ मैटर ऑफ डिग्री। अगर आप ढूंढेंगे, बुरा हाल आपकी तरफ से है, हरियाणा कोई बुरा हाल नहीं है। हरियाणा में अगर आप ढूंढेंगे तो थोड़ा बहुत तो सब कुछ सब जगह मिलेगा। ठीक है, नॉट परफेक्ट ड्राइवर, अनाड़ी ड्राइवर तो गाड़ी डुबोएगा, एक्सीडेंट करेगा। हरियाणा का कितना बुरा हाल है। अरोड़ा साहब ठीक है, ठीक है, खेरा साहब को बोल लीजिए, खेरा साहब ले लो। हमारे स्पोर्ट्समैन खुश नहीं है। 80 स्पोर्ट्समैन हरियाणा में हाई कोर्ट गए हैं, उनका पुरस्कार नहीं दिया गया और अपने विधायकों को 50-50 लाख की गाड़ी दे दी। कहते हैं खिलाड़ियों को पुरस्कार के लिए अरोड़ा साहब सुने ना, सरकार खतरे से बाहर है, मध्य प्रदेश सरकार खतरे से बाहर है, बिल्कुल खतरे से बाहर, ऑल इज वेल। खेरा साहब देखिए साहब, हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इनका मन तो ठीक है, हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, ऑल इज वेल बोल दो, हमें ऑल इज वेल बोल दो, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, ऑल इज वेल है। अरोड़ा साहब आप अपने खाली गरेबान और दिल में झांक लीजिए, आपको पता लग जाएगा खतरे में है कि नहीं है। हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, तो दुनिया जान रही है। अगर नहीं थी खतरे में तो आज जो सेशन था कल तक एक्सटेंड करके करा देते फ्लोर। अच्छा कुंडा खोल खेरा साहब, अरोड़ा साहब रुक जाइए प्लीज, अरोड़ा साहब प्लीज रुक जाइए प्लीज। खेरा साहब एक लाइन में बताइए, ये सरकार चलेगी या गिरेगी? मध्य प्रदेश की सरकार चलेगी या गिरेगी? अरोड़ा खेरा साहब बोलिए। खेरा साहब अजय, मैं पूछ रहा हूं आपसे। चलने का सवाल ही नहीं साहब, वो तो एक सेकंड आप सुन लीजिए 1 मिनट के लिए। उनके पास 92 विधायक हैं, मैंने नहीं कहा। हमारे पास 107 विधायक हैं, मैंने नहीं कहा। ये मीडिया भी कह रहा है और ये प्रमाणित है। हम तो 106 लेके कल गवर्नर के पास गए थे, वो 92 के 93 खड़े कर दें हमसे, हमारे सामने ला दें, एक ही विधायक ला के दे दें। अब ये बार बार ये कह रहे हैं वो वहां चले गए, उनकी मर्जी जहां जाए। अगर आपको शिकायत है एफआईआर दर्ज कराइए। अच्छा ये जो कुछ अरोड़ा साहब उनके परिवार को कराना चाहिए। खेरा साहब मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में जो हो रहा है क्या वो न्याय संगत है? क्या न्याय संगत है? खेरा साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल न्याय संगत है, उनका अधिकार है विधायक। न्याय संगत है, ये प्रजातंत्र ये प्रजातंत्र की हत्या है सर, 100% न्याय की हत्या है। नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है। ठीक है, समय की कमी, आप प्रलोभन दे रहे हैं। ठीक है, समय की कमी आप सभी मेहमानों का, उनको इस्तीफा देने का अधिकार, समय की कमी आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सत्ता का प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए PNR। नमस्कार।